क्या होगा अगर पृथ्वी को अनंत ऊर्जा का स्रोत मिल जाए? आखिर मिनी ब्लैक होल कितना खतरनाक होता है? ये सवाल सुनने में बेहद अजीब लगते हैं, लेकिन जितनी अजीबोगरीब ये सवाल हैं, उतनी ही विचित्र इनकी व्याख्या है। ऐसे सवाल हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। हमारा ये ब्रह्मांड बेहद ही विचित्र है। इस ब्रह्मांड में जहां एक ओर अत्यधिक डरावनी और खतरनाक चीजें मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी ओर अच्छी चीजें भी मौजूद हैं, जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक भी हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के मोस्ट स्ट्रेंज थिंग्स के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। मिनी ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में तो आपने कभी न कभी जरूर सुना ही होगा। आज के समय में ब्लैक होल्स वैज्ञानिकों के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक हैं। अक्सर आपने इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि वो कितने खतरनाक और जानलेवा होते हैं, जिनसे कोई आकाशीय पिंड तो छोड़ो, लाइट तक भी नहीं बच पाती। ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि पूरी एक गैलेक्सी को आसानी से निगल सकते हैं। लेकिन आज हम आपको मिनी ब्लैक होल के बारे में बताएंगे। मिनी ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के स्ट्रेंज थिंग्स में से एक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे पूरे सौर मंडल में हजारों छोटे छोटे ब्लैक होल बिखरे हुए हैं। इन ब्लैक होल्स का आकार परमाणु के नाभिक के आकार से भी छोटा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल बिग बैंग की शुरुआत से ही इस सौर मंडल में बिखरे हुए हैं और ये फिफ्थ डायमेंशन में रहकर स्पेस टाइम को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये ब्लैक होल इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास अभी ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इन छोटे छोटे ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर पाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये ब्लैक होल भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितने कि बड़े बड़े ब्लैक होल्स होते हैं? तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए अमर नहीं होते। इनकी भी एक निश्चित आयु होती है। ये ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन के कारण इवेपोरेट हो जाते हैं और इवेपोरेट होकर छोटे होने लगते हैं, जिससे एक समय सीमा के बाद ये खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि बड़े ब्लैक होल्स को खत्म होने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है, लेकिन ये छोटे ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन के कारण इवेपोरेट होकर जल्द ही खत्म हो जाते हैं। इस वजह से इन मिनी ब्लैक होल्स से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही वैज्ञानिकों ने धरती के सबसे करीब एक छोटे ब्लैक होल को खोजा है। ये छोटा सा ब्लैक होल पृथ्वी से करीब 15 प्रकाश वर्ष दूर है। ये अब तक का खोजा गया सबसे छोटा और पृथ्वी के सबसे करीब का ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से सिर्फ 3 गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल अपने आसपास के सितारों पर काफी असर डाल रहा है। हालांकि इसके ब्लैक होल होने की पुष्टि की जानी अभी बाकी है, लेकिन ब्लैक होल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो यूनिकॉर्न से मिलती जुलती हैं। इसलिए इसे अब तक का सबसे छोटा ब्लैक होल माना गया है। वैक्यूम एनर्जी। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर क्षण हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। घर में पंखा चलाने से लेकर अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट भेजने तक हर एक चीज में ऊर्जा का भरपूर उपयोग होता है। वैसे तो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारी एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इत्यादि। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ऊर्जा के बारे में बताएंगे जो कि बेहद विचित्र है। हालांकि ये ऊर्जा अभी तक केवल वैज्ञानिकों की कल्पना मात्र है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते हम इस ऊर्जा को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। ये विचित्र एनर्जी वैक्यूम एनर्जी है। इसे 0 पॉइंट एनर्जी भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैक्यूम एनर्जी आखिर क्या भला है। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। अगर हम किसी सिस्टम में से सारी एनर्जी को हटा दें, तो वहां जो भी बचेगा वो 0 पॉइंट एनर्जी ही होगी, यानी कि वही वैक्यूम एनर्जी होगी। हालांकि वैक्यूम एनर्जी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैक्यूम एनर्जी हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर काम करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब भी हम किसी पार्टिकल को जूम कर देखें, तो वहां हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नजर आते हैं। जब हम उन कणों को भी जूम कर देखते हैं, तो वहां हमें क्वार्क नजर आते हैं, और जब इन्हें भी जूम कर देखें तो हमें वहां वेव्स नजर आते हैं, और यही वैक्यूम एनर्जी होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम एनर्जी क्वांटम फील्ड के वेव नेचर को दर्शाती है। वैज्ञानिक ये कहते आए हैं कि हमारे अंतरिक्ष का वैक्यूम भी पूरी तरह वैक्यूम नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर 0 पॉइंट एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सच मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस एनर्जी का उपयोग करना संभव नहीं है।
लेकिन क्योंकि अभी वैज्ञानिकों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इस एनर्जी का उपयोग किया जा सके, लेकिन आगे आने वाले समय में वैज्ञानिकों को ये जरूर विश्वास है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते वो इस वैक्यूम एनर्जी का प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर हम पृथ्वी पर वैक्यूम एनर्जी का उपयोग करने लगे। तो वैक्यूम एनर्जी अनंत ऊर्जा होती है और अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग करने में पृथ्वी पर सक्षम रहे तो हमारे लिए ऊर्जा की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही हम इस एनर्जी का उपयोग करके ऐसे ऐसे स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं जिनसे कुछ मिनटों में ही पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह की यात्रा तय की जा सकेगी। अभी हम नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वैक्यूम एनर्जी का उपयोग करने लगेंगे तब हमारे पास ऊर्जा का अनंत भंडार होगा। पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक कारों से लेकर हर प्रकार की मशीनरी का विस्तार आसानी से हो जाएगा। पृथ्वी पर हर कोने में इंटरनेट और एडवांस टेक्नोलॉजी की भरमार होगी और वैक्यूम एनर्जी आने के कारण हमारी ये पृथ्वी जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जित ऊर्जा से मुक्त हो जाएगी और वैक्यूम एनर्जी का पृथ्वी पर उपयोग होने से पृथ्वी पर हमेशा के लिए ऊर्जा की कमी होने का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही वैक्यूम एनर्जी के उपयोग से स्पेस मिशन और भी ज्यादा तेजी से होने लगेंगे। इस एनर्जी का उपयोग करके हम अन्य ग्रहों को भी पूरी तरह से टेराफॉर्म करने में सक्षम हो पाएंगे। हम वैक्यूम एनर्जी का उपयोग कब कर पाएंगे ये कहना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में हम कभी वैक्यूम एनर्जी का उपयोग कर पाते हैं तो ये मानव जाति को बदलने में पूरी तरह सक्षम है। ग्रेविटेशनल वेव्स। अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जैसे ग्रह, तारे, गैलेक्सी इत्यादि। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें ना तो हम कभी देख सकते हैं और ना ही इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल इक्वेशंस की गणना के आधार पर हम उन चीजों की एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं। आज से करीब 100 साल पहले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में पब्लिश किए थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के पेपर में इन वेव्स के बारे में बताया था। अगर हम सरल भाषा में आइंस्टाइन की बातों को समझें तो उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष एक जाल की तरह है और जब इस जाल में कोई चीज गिरती है तो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी तालाब में कंकड़ फेंकने पर पूरे तालाब में तरंगें उत्पन्न होकर चारों ओर फैल जाती हैं। उन्होंने हमें बताया था कि ग्रेविटी केवल एक फोर्स ही नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड में वेव्स की फॉर्म में भी मौजूद होती है। हालांकि उस वक्त आइंस्टाइन की इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन अब 100 साल बाद उनकी ये बात सच साबित हुई है। जिन ग्रेविटेशनल वेव्स की बात आइंस्टाइन ने उस वक्त की थी उन ग्रेविटेशनल वेव्स को आज डिटेक्ट कर लिया गया है। हालांकि आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी कमजोर होती हैं कि पृथ्वी पर उन्हें डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। यहाँ आइंस्टाइन गलत साबित हुए और आज वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का तरीका खोज लिया है। चलिए समझते हैं कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे उत्पन्न होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड में दो ब्लैक होल्स के टकराने से उत्पन्न होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ ब्लैक होल के टकराने से ही पैदा होती हों, बल्कि ये किसी भी दो हैवी सितारों के टकराने से या सुपरनोवा से या फिर दो पावरफुल बॉडीज के टकराने से भी पैदा होते हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड में जब भी कोई बड़े मास वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करने लगता है तब भी ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। इतना ही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर हम बादलों में हाथ हिलाएं तो उससे भी ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं, लेकिन ये इतनी कमजोर होती हैं कि इन्हें डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होता है। दरअसल होता यह है कि जब कोई बड़े मास वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करता है तो स्पेस टाइम में रिपल्स पैदा होते हैं। स्पेस टाइम में बनने वाले इन्हीं रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। इसी तरह जब ब्रह्मांड में दो ब्लैक होल की टक्कर होती है तब भी स्पेस टाइम में रिपल बनने शुरू हो जाते हैं, पर जब वे आपस में टकराकर एक हो जाते हैं तब काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और इस समय स्पेस टाइम में जो रिपल्स बनते हैं वो सबसे ताकतवर होते हैं और उसी दौरान ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती हैं। नासा के मुताबिक 1.3 अरब साल पहले भी ऐसे ही दो ब्लैक होल्स की टक्कर हुई थी जिनसे ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न हुई और इन वेव्स को पहली बार 14 सितंबर 2015 को पृथ्वी पर डिटेक्ट किया गया। आपको बता दें कि इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए नासा ने लीगो यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी नाम का एक उपकरण बनाया है। ये उपकरण इतना सेंसिटिव है कि ये ब्रह्मांड में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। साल 2015 के बाद से ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स को कई बार डिटेक्ट किया जा चुका है और आगे भी ये उपकरण ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता रहेगा।
वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की स्पीड से चलती हैं और इन्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती। ग्रेविटेशनल वेव की खोज ठीक वैसे ही है जैसे गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से अंतरिक्ष की एक झलक देखी थी, जिसके बाद से अंतरिक्ष को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल गया था। अब ये तो हमने देख लिया कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं और इन्हें कैसे डिटेक्ट किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज के हमारे लिए क्या मायने हैं। हमारे लिए ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल देती हैं। इन वेव्स के जरिए हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को आसानी से समझ पाएंगे और उसके उपयोग को बढ़ा पाएंगे। साथ ही ये ग्रेविटेशनल वेव लगातार फैल रहे अंतरिक्ष को मापने का एक नजरिया भी बन सकते हैं। इसके अलावा डार्क मैटर, ब्लैक होल्स की टक्कर या फिर अन्य किसी मैसिव बॉडीज की टक्कर की इंफॉर्मेशन भी हम डीपली पता कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौर को भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी पृथ्वी पर 1.3 अरब साल पहले के ब्लैक होल्स की टक्कर की ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिग बैंग के दौरान निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स भी पृथ्वी पर कभी न कभी डिटेक्ट हो सकती हैं, जिनसे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट तौर पर काफी कुछ पता चल सकता है। आपको बता दें कि भविष्य में भारत भी ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए LIGO उपकरण बनाने जा रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में भारत भी अंतरिक्ष विज्ञान को समझने में मुख्य भूमिका में होगा। भारत में ये प्रोजेक्ट भारत और अमेरिका दोनों के सहयोग से पूरा होगा। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के कुछ स्ट्रेंज थिंग्स। आपको इनमें से सबसे रोचक और दिलचस्प स्ट्रेंज थिंग कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।